देखिए सीपीसी में आपका 89 डिटेल में पढ़ाया गया था और 89 से आपका क्वेश्चन बनने का चांस भी रहता है। 89 पूरा पढ़ा दिया गया था और कब संशोधन हुआ, कब से लागू हुआ, लास्ट में बताया गया, वो भी बिहार में पूछा गया है। और कब से आपका लागू हुआ, तो 1 जुलाई 2002 से। समिति याद रखिएगा, मलिमत समिति। और किस केस में चैलेंज किया गया, सेलम एडवोकेट। ये सब एकदम रटा होना चाहिए। इसके बाद आ जाइए, आपका स्पेशल मामले देखा जाए तो पहली धारा आपका 90, न्यायालय की राय के लिए मामले का कथन करने की शक्ति। देखिए आपका 90, न्यायालय की राय के लिए मामले का कथन करने की शक्ति। तो क्या बेयरक लिखता है, जहां कोई व्यक्ति न्यायालय की राय के लिए किसी मामले का कथन करने के लिए लिखित करार कर लें, वहां न्यायालय विहित रीत से उनका विचारण और अवधारण करेगा। यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं और उन व्यक्तियों ने आपस में एग्रीमेंट किया है कि इस विवाद पर या इस मुद्दे पर हम लोग किसकी ओपिनियन ले लें, न्यायालय की। अब कौन किससे ओपिनियन लेता है, ये संविधान से शुरू करिए तो सबसे पहले ओपिनियन लेता है भारत का राष्ट्रपति, राय मांगता है उच्चतम न्यायालय से अनुच्छेद 143 के तहत। वो भी यहाँ कोरिलेट करके पढ़ना है कि भारत का राष्ट्रपति किसी तथ्य या विधि के प्रश्न पर जो उत्पन्न हो चुका है या जिसे उत्पन्न होने की संभावना है, यानी कि चाहे तो वह प्रश्न उत्पन्न हो चुका हो या उत्पन्न होने की क्या हो संभावना, तो उच्चतम न्यायालय से राय मांग सकता है, ओपिनियन मांग सकता है। और उच्चतम न्यायालय सुनवाई करने के पश्चात राय दे सकेगा। तो दे सकेगा तुरंत पकड़िए, क्या बाध्य है कि विवेकाधिकार, विवेक। चाहे जब उच्चतम न्यायालय राय देगा तो कम से कम 5 जजों की पीठ बनेगी, कम से कम 5 जजों की पीठ बनाई जाएगी और वही पीठ क्या देगी, राय। बैठिए भाई। देखिए आपका तो सीपीसी की धारा 90 आपका ये बताती है कि पक्षकार आपस में करार कर सकेंगे कि इस मुद्दे पर किसकी राय ले ली जाए, न्यायालय की। जब न्यायालय राय देता है तो इसके लिए प्रक्रिया क्या अपनाई जाएगी, इसके लिए प्रक्रिया आपका अलग दी गई है। और उसमें जो आपका क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन आपका बनता है अपील में जाकर, लेकिन एक बार हम लोग हल्का सा वो प्रक्रिया देख लें, वैसे कम चांस है 90 पूछने का। फिर आपको हम बता दें, जो ये धारा 90 हम पढ़ा रहे हैं, 2-3 लाइन ही पढ़ाया जाएगा, लेकिन आपका कह सकते हैं कि जो इससे क्वेश्चन बनने का आपका कह सकते हैं माने ये है, वह कम आपका चांस है। तो आदेश 36 निकाल लीजिए, यानी कि सीपीसी का आर्डर 36। देखिए सीपीसी का आदेश 36 विशेष मामला के बारे में कहता है। यानी कि जब भी आप सीपीसी की धारा 90 पढ़िए, आप इसी के साथ कौन सा आदेश पढ़ेंगे, हल्का सा आपका 36। कम से कम एक याद रखिए, स्पेशल मामला कहाँ दिया गया है, तो सीपीसी के आदेश 36 में। अब आदेश 36 नियम 1 कहता है कि न्यायालय की राय के लिए मामले का कथन करने की शक्ति। तो कथन करिए कि इस विषय पर हमें न्यायालय क्या दे दे, राय। इसके बाद आदेश
36 नियम 2 कहता है कि विषय वस्तु का मूल्य लिखिए, यानी कि जिस विषय पर आप मांग रहे हैं राय, वो कितना वैल्यू है उसका लिखना पड़ेगा कि नहीं, लिखना पड़ेगा। तीसरा नियम कह रहा है कि करारवाद के रूप में फाइल किया जाएगा, रजिस्टर में चढ़ाया जाएगा। तो आप लोगों ने आपस में करार किया है कि हम न्यायालय से राय लेंगे, तो वह करार की कॉपी भी क्या करिए, पेश करना पड़ेगा कि नहीं, करना पड़ेगा। इसके बाद पक्षकार न्यायालय की अधिकारिता के अधीन होंगे। आपका 4 में नियम, 5 में है कि आपका मामले की सुनवाई और निपटारा कर दिया जाएगा, और 6 ही पूछा जाता है, यानी कि डिक्री पारित की जाएगी। यहाँ आपका जो पढ़ना है मुख्य रूप से उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। आदेश आपका 36 का नियम 6, चांस है बनने का। देखिए, चांस इसलिए बनने का है कि क्वेश्चन जो आपका मॉडल बन रहा है कि वे कौन सी डिक्री या आज्ञप्ति हैं जिनकी अपील कानूनन रोक दी गई है। तो आप धारा 96 जब हम पढ़ाएंगे तब इसको फिर हम कोरिलेट करेंगे। लेकिन यहाँ एक कंसेप्ट कम से कम याद रखिए, जो आपका एक तो समझौते की डिक्री, उसकी अपील सामान्यतः नहीं होगी, यानी कि वादी प्रतिवादी समझौता कर लिए, उस आधार पर न्यायालय ने क्या पारित कर दिया, डिक्री। 96 में हम बताएंगे, 1-2 दिन में आ ही जाएगी। इसके बाद आपका जो दूसरा देखना है, आदेश 36 का नियम 6, थोड़ा गौर करिएगा, जो 1-2 क्वेश्चन लोगों का बाहर जा रहा है, इसी पॉइंट पर जा रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पूछी जा सकती हैं। अब प्रयास ये होना चाहिए कि सामान्य बातें तो बताई ही जाए, जहाँ से 2-4 क्वेश्चन लोग हमेशा गलत करके आ रहे हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। अभी समय है ध्यान देने का, अभी आ जाएगी वैकेंसी, तो फिर आपका लास्ट में 11 बजे से एक सब्जेक्ट भाई स्पेशल लगाना ज़रूरी है, और जो आपको कठिन लगेगा वहीं बताइएगा, पहले वहीं सब्जेक्ट क्या किया जाएगा जे के लिए लास्ट में पढ़ाया जाएगा। तो हमें लगता है कि जूरिस्प्रूडेंस ही थोड़ा लोगों को कठिन लगता है, तो जिस दिन वैकेंसी आ जाएगी आपका 2-3 दिन के अंदर आपका एडजस्ट करके 11 से 12 बजे वाले बैच में आपका कह सकते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस लगा दिया जाएगा, ताकि एक बार पढ़े रहेंगे 15-20 दिन, तो जो समय मिलेगा एक बार क्या करेंगे, रिवीजन भी तो चाहिए भाई घर पर जाकर। और इस बार जो एलएलएम स्तर में जूरिस्प्रूडेंस से क्वेश्चन बना था, काफ़ी घुमावदार थे क्वेश्चन, सीधे सीधे नहीं दिए थे। देखिए आपका आगे, तो अगर ए और बी ने आपस में करार किया कि चलो इस विवाद पर हम न्यायालय की क्या प्राप्त कर लें, ओपिनियन, राय। न्यायालय ने राय दिया, लेकिन डिक्री पारित करके दिया। क्या पारित करके दिया, डिक्री। अब क्या उस डिक्री की आगे अपील होगी कि नहीं, नहीं होगी। तो जो करार के आधार पर न्यायालय से राय मांगी गई और न्यायालय ने उस करार के आधार पर डिक्री पारित की है, तो आदेश 36 का नियम 5-6 कहता है कि अब ऐसी डिक्री की अपील नहीं होगी, यानी कि डिक्री की अपील को बार करता है। ये संशोधन किया गया, पूछ सकता है, ये बात पहले नहीं था, ये 1976 में क्या किया गया, जोड़ा गया। भाई अब स्पष्ट याद रखिएगा, अंडरलाइन करिए इसको पॉइंट को। तो बेयर एक्ट, क्योंकि सीपीसी में ज़्यादा बेयर एक्ट ही काम करता है, वो लेक्चर आपका मने है, लेकिन बेयर एक्ट से ज़्यादा पूछा जाता है। अब आइए 91 देखा जाए। ये क्वेश्चन भी आपका यूपीजे और बिहार में खूब पूछा जाता है। 91 पिछली बार भी बिहार में पूछा गया था। देखिए 91 और 92 से एक क्वेश्चन आने का चांस रहता है। एक एक आपका क्वेश्चन देखा जाए, पहले तो आपका लोक न्यूसेंस और लोक पर प्रभाव डालने वाले
अन्य दोषपूर्ण कार्य। तो पब्लिक न्यूसेंस या लोक अपकंटक या लोक अपदूषण या लोक प्रदूषण आपका होता क्या है, या कौन से ऐसे कार्य हैं जो आम जनता, लोक यानी कि पब्लिक ना है तो लिख लीजिएगा, लोक मतलब पब्लिक, पब्लिक मतलब आम जनता पर प्रभाव डालते हैं। इसका एरिया बहुत व्यापक है। 91 को पढ़ने से पहले आपका कम से कम एक एक लाइन ही सही एरिया कवर कराना जरूरी है। पब्लिक मतलब जनता, आम जनता, और न्यूसेंस माने उपताप या अपदूषण, अर्थात कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जिससे कि आम जनता के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़े, क्षेम पर पड़े, कुशलता पर पड़े, सुविधा पर पड़े, आम जनता को बाधा उत्पन्न हो जाए, स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच जाए इत्यादि। इसी को एक लाइन में हम पब्लिक न्यूसेंस कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में लोक उपताप कहते हैं। तो लोक उपताप में एक आदमी को नुकसान होगा कि लोक को? तो लोक शब्द आईपीसी में कहाँ परिभाषित है? 12 में। लोक मतलब जनता का कोई समूह, आईपीसी की किस धारा में डिफाइन है? आपका 12 में, स्पष्ट याद रखिए। लोक न्यूसेंस के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, तो एक तमाम नियम है, एक एक लाइन बस देखना है। अगर पब्लिक न्यूसेंस है और आपके मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो आप आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। 226 के तहत कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट में। ये हमारा आपका संविधान के तहत हमने बताया। सीआरपीसी की धारा 133 और 144 और 144 ए, तीन धाराएं शुद्ध रूप से सीआरपीसी की धारा 133, 144 और 144 ए शुद्ध रूप से किसको रोकने के लिए बनी है? लो न्यूसेंस को ही, चाहे कुछ में प्राइवेट और कुछ में लोक। आपका वो अलग बात है, उतना बताना संभव नहीं है। इसके बाद आपका पुलिस अधिनियम में भी प्रावधान है कि पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 34 में 8 ऐसे कार्य दिए गए हैं जो लोक न्यूसेंस माने गए हैं, और कोई व्यक्ति, जो व्यक्ति इन कार्यों को करता है, पुलिस उसे वारंट के बिना क्या कर सकती है? गिरफ्तार। इसके बाद आपका लोक न्यूसेंस का जहाँ तक मामला है, आप कह सकते हैं कि लोक न्यूसेंस के मामले में आप सामान्यतः मुआवजा की मांग नहीं कर सकते, लेकिन इसका एक अपवाद है कि आपको अगर अन्य व्यक्तियों से भी अलग क्षति हुई है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को विशिष्ट क्षति हुई है तो वह लोक न्यूसेंस के मामले में भी किसकी मांग कर सकता है? मुआवजे की। अब एक उदाहरण इस पर देखिए। एक रोड पर आपका गड्ढा खोद देता है, तमाम वाहन वाले आते जाते हैं, और एक वाहन वाला आता है और उसी गड्ढे में गिर जाता है, उसका पैर टूट जाता है, तो क्या वह मुआवजे की मांग कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। क्या दिखाकर कि अन्य लोगों से हमें कैसी क्षति हुई है, अलग, हमें विशेष क्षति हुई है, अतः जो गड्ढा खोदा है उसे हमें क्या दिलवाया जाए? मुआवजा। एक प्राइवेट न्यूसेंस भी होता है। प्राइवेट न्यूसेंस अपराध नहीं है, अपकृत्य है, और केवल क्या वसूला जा सकता है? मुआवजा। कई केस स्टार्ट में पढ़े होंगे, एक मैं बता दूं। मान लीजिए कि दो आपका मान लीजिए कि आपका ऊपर छत पर लोग रहते हैं, नीचे आजकल जो फ्लैट व्लैट में दिया जा रहा है, तो ऊपर वाले लोग रात भर छत को बजाते रहते हैं
और नीचे वाले लोग सो नहीं पाते। तो ये प्राइवेट न्यूसेंस हुआ कि लोग, क्या पूरा मोहल्ला जाग रहा है कि केवल नीचे वाले? तो नीचे वाले मुकदमा करके ऐसे न्यूसेंस के लिए मुआवजा भी पा सकते हैं, रुकवा भी सकते हैं। ये सिविल मामलों में जाएगा, क्रिमिनल में नहीं, क्योंकि प्राइवेट न्यूसेंस अपकृत्य है और जबकि लोक न्यूसेंस क्या है? अपराध। अब आपको आईपीसी में देखना है, भारतीय दंड संहिता की धारा 268 से लेकर 291 तक पब्लिक न्यूसेंस को दंडित करती है। और एक क्वेश्चन तो निश्चित बनता है, इस बार लोग धारा गलत करके आ गए, 274 पूछ लिया था, यानी कि मिलावट खोरों के बारे में। इस बार थोड़ा अलग पूछ लिया था, मैंने इस बार पूछा था, लेकिन जो सामान्य क्वेश्चन आते थे लोक न्यूसेंस में, या तो 268 या आपका क्वारंटीन का नियम चांस था पूछने का 271, या 279 आता था, या 290 या 291। लेकिन कोई भरोसा नहीं है भाई, जहाँ से आप संभव ये सोच सकते हैं कि नहीं पूछेगा, इस बार वहीं से पूछ लिया। तो इसका उपाय ये है कि आपका कोई भी बात छोड़िए न, वर्तमान समय का कंपटीशन ही कहता है कि कोई धारा छोटी ही लगे लेकिन उसके बारे में हल्का सा ऐसा ही जानते रहे, ताकि ऑप्शन आए तो आपको क्या रहे, याद। इसीलिए मैं एक भी धारा छोड़ नहीं रहा हूँ, देख सकते हैं आप, चाहे एसआरए हो, चाहे सीपीसी हो, और जो छोटी छोटी बातें हैं बताया भी जा रहा है। तो लोक न्यूसेंस के मामले में सिविल वाद भी लाया जा सकता है। अब किसके लिए लाया जाएगा? तो लोक न्यूसेंस के मामले में एक तो आप लोक न्यूसेंस के लिए अगर विशेष क्षति हुई है तो क्या वसूल सकते हैं? मुआवजा। दूसरा, आपका लोक न्यूसेंस को रोकवा सकते हैं, क्या जारी करा के? इंजंक्शन, यानी कि व्यादेश, यानी कि न्यायालय से आदेश जारी करवा सकते हैं। एक उदाहरण लोक न्यूसेंस का देखिए, मान लीजिए एक ईंट भट्ठे की चिमनी है, उससे धुआं निकल रहा है और गांव के लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, यहाँ तक कि संपत्ति पर भी पड़ रहा है। जो ये आम और इत्यादि उत्पन्न होते हैं वह काले पड़ जा रहे हैं धुएं से। तो ऐसी दशा में कोई व्यक्ति जाकर इसको रुकवा सकता है कि नहीं, न्यायालय में जाकर कि चिमनी का काम क्या करिए, बंद करिए। तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई, एक तो चिमनी आप शहर या गांव से थोड़ा क्या लगाइए, दूर। और जो चिमनी का मुख होता है जहाँ से धुआं निकलता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस ये दी कि उसको और क्या किया जाए, ऊपर, ताकि हवा जो है वो कहाँ गांव में ना आकर कहाँ से निकल जाए, ऊपर से। क्योंकि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार एक मूल अधिकार है और आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में क्या है, समाज के सहित आगे बताया जाएगा। थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो आपका तमाम मूल अधिकार के अनुच्छेद बचे हैं। देखिए 91 अब शुरू किया जाए, आपका 91 सही रहेगा आपका। बिहार और इत्यादि राज्यों में क्वेश्चन का मॉडल पकड़ लीजिए कि लोक न्यूसेंस के बारे में वाद दायर करने के बारे में प्रावधान सीपीसी की किस धारा में, सेक्शन लोग पहला गलत करके आते हैं। तो जब लोक न्यूसेंस पूछे तो कौन सी धारा मार कर आएंगे? 91। ये कम से कम धारा याद रहे, जो पिछली बार लोग गलत किए थे झारखंड बिहार में, 92 91 में कंफ्यूज हो गए थे। अगर यही लोक पूर्त कार्य आ जाए, पब्लिक चैरिटी का कार्य आ जाए तो 92, और लोक न्यूसेंस में कौन सा? 91। इतना कम से कम पहले धारा। दूसरा, जो बिहार और झारखंड इत्यादि राज्यों ने क्वेश्चन बनाया कि लोक न्यूसेंस के मामले में मुकदमा कौन कर सकता है, तो कौन कर सकता है? ये बेयर एक्ट में लिखा गया है
तो पहला महाधिवक्ता कर सकता है, एडवोकेट जनरल कर सकते हैं, यानी कि अनुच्छेद 165 में जो नियुक्त व्यक्ति होता है महाधिवक्ता। और कौन कर सकते हैं, तो यही फंसाता है, दो या दो से अधिक व्यक्ति कर सकते हैं, भले ही उन व्यक्तियों को विशेष नुकसान उससे हुआ हो या न हुआ हो, लेकिन किसकी इजाज़त लेकर, कोर्ट की। अब यहीं देखिए क्वेश्चन प्री का कैसे फंसा रहा है। क्वेश्चन ये फंसाता है कि निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। यही आपका ऑप्शन दिया भी था। लोक न्यूसेंस के मामले में वाद महाधिवक्ता द्वारा किया जा सकता है, ठीक ही है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है, ये भी सही है। न्यायालय की इजाज़त लेनी आवश्यक है, ये भी सही है। तीसरा, ऐसे व्यक्तियों को विशेष नुकसान होना आवश्यक है। और अंतिम दे देगा, ऐसे व्यक्तियों को विशेष नुकसान होना आवश्यक नहीं है। तो बताइए इसमें कौन सही नहीं है। तो ऐसे व्यक्तियों को विशेष नुकसान होना आवश्यक नहीं है। यानी कि अगर आपने रोड खोद दिया और आपका वाहन धीमे करने पर लोग क्षोभित हो जा रहे हैं, तो भले गिरकर हाथ पैर न टूटा हो, ऐसे लोग मुकदमा कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन कम से कम कितना, दो, किसकी इजाज़त लेकर, कोर्ट की। या कौन कर सकता है, महाधिवक्ता। बेरेक्ट एक बार देख लिया जाए, उसके बाद आपका और बताया जाए। खंड 2, लोक न्यूसेंस या अन्य ऐसे दोषपूर्ण कार्य की दशा में जिससे लोक पर प्रभाव पड़ता है या प्रभाव पड़ना संभव है, घोषणा के लिए और व्यादेश के लिए या अन्य अनुतोष के लिए घोषणा कराइए, इंजक्शन जारी कराइए या अन्य अनुतोष माने मुआवजा इत्यादि के लिए जो मामले की परिस्थितियों में समुचित हो, माने जो उपचार उचित हो, चाहे घोषणा हो, चाहे व्यादेश हो, चाहे क्या हो, मुआवजा। मुकदमा कौन कर सकता है, तो बता ही दिया गया है। पहला कौन कर सकता है, महाधिवक्ता। महाधिवक्ता को कोरिलेट कर लीजिएगा, पूछा गया था आईएएस में भी कि महाधिवक्ता किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 165 संविधान के। ये राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। तो राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है, एडवोकेट जनरल। इसके बाद दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा ऐसे लोक न्यूसेंस या अन्य दोषपूर्ण कार्य के कारण ऐसे व्यक्तियों को विशेष नुकसान न होने पर भी, यानी कि विशेष नुकसान होना आवश्यक नहीं है, किसकी इजाज़त से दायर करेंगे ये लोग मुकदमा, न्यायालय। तो कौन सही नहीं है, तो विशेष नुकसान होना आवश्यक नहीं है। भाई जरूर रट कर जाइएगा ये क्वेश्चन। इसके बाद क्लास 2 आइए। इस धारा की कोई भी बात वाद के किसी ऐसे अधिकार को परिसीमित करने वाली या उस पर अन्यथा प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी जिसका अस्तित्व इसके उपबंधों से स्वतंत्र है। अब पूरा पंचौरा लिख दिया गया, एक ही लाइन में लिख दिया जाता कि भले ही 91 के क्लास 1 में लोक न्यूसेंस के लिए मुकदमा दायर करने के बारे में प्रावधान किया गया है, लेकिन प्राइवेट न्यूसेंस के लिए व्यक्ति मुकदमा कर सकता है। प्राइवेट न्यूसेंस के लिए मुकदमा करने पर यह धारा क्या रोक लगाएगी कि नहीं लगाएगी, नहीं लगाएगी। तो प्राइवेट न्यूसेंस के लिए मुकदमा किया जा सकता है। ये किस धारा में प्रावधानित है, 91 के कहाँ से निकलता है, 2 से। इतना घुमावदार लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। अब लड़का उसी में घूमता रहेगा क्या लिखा है। अरे भाई ये लिखा है कि आप प्राइवेट न्यूसेंस के लिए मुकदमा कर सकते हैं। 91 का क्लास 1 रोकेगा कि नहीं आपको, नहीं रोकेगा। तो प्राइवेट न्यूसेंस फिर एक बार उदाहरण बनाया जाए। आपका
उदाहरण तो तमाम है, गिलहरी का उदाहरण है तमाम। वहीं आपका थाली बजाने का ही उदाहरण दिया जाए, गिलहरी का भी उदाहरण है टाट में, आपका तमाम उदाहरण है आपका। देखिए थाली बजाया जाए आपका, और थाली बजाते रहिए। तो मोदी जी ने कहा था कि थाली बजाइए, ताली बजाइए, लेकिन कब जब शाम हो और ऐसी दशा में कोरोना क्या होगा, भाग जाएगा, ये नहीं कहा था उन्होंने। ये कहा था कि मन में उत्साह आएगा कोरोना से लड़ने के लिए, और थाली और क्या बजाइए, आपका ताली। तो आपका लड़कों ने थाली बजाया और कहा कि रोज बेरोजगार हैं हम, क्या दीजिए रोजगार, ये थाली न बजवाइए। थाली तो हम लोग रोज बर्तन धोते हैं तो बजाते ही हैं, भोजन बनाते हैं, और रोज अपने हाथों से क्या करते हैं, धुलते हैं, तो एक बार तो थाली बजा ही देते हैं ताकि लगे कि हमने खाना क्या किया। भाई वो इंडिकेशन भी देता है थाली की आवाज़ आ रही है, मतलब कि अब बर्तन धुला जा रहा है। तो ऐसी दशा में तो एक देखा जब मान लीजिए अगल बगल आपका कमरा है और एक व्यक्ति लगातार दिन रात थाली बजाता रहता है और दूसरे रूम को क्या करता है, रहने वाले को डिस्टर्ब। तो ये लोक न्यूसेंस नहीं हुआ, आम जनता पर इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसका प्रभाव केवल किस पर पड़ रहा है, बगल के व्यक्ति पर। तो ये कैसा न्यूसेंस माना जाएगा, प्राइवेट। और क्या इसके लिए मुकदमा लाया जाएगा कि नहीं लाया जा सकेगा? कौन सा खंड बताता है कि कोई रोक नहीं होगी? दो। अब आइए 92 आ जाए, लोक पूर्त कार्य, पब्लिक चैरिटी। पब्लिक चैरिटी से भी क्वेश्चन यहाँ से जो बनता है, आप यहाँ से दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन याद रखिएगा प्री के लिए। हम बता दें कि लोक पूर्त कार्य के लिए मुकदमा किस धारा के तहत किया जाता है? पब्लिक चैरिटी के कार्य के लिए मुकदमा तो 92 मार्कर आइए जो पूछा गया है मिलाने के लिए। दूसरा, लोक पूर्त कार्य के लिए मुकदमा कौन कर सकता है, ये भी पूछा जाता है। तो भाई गलत ना हो, इसके लिए मुकदमा कौन कर सकता है? तो एक तो महाधिवक्ता कर सकते हैं, और दूसरा कौन कर सकता है, उस न्यास में हितबद्ध व्यक्ति यानी कि हिताधिकारी। लेकिन कम से कम कितने हिताधिकारी? दो। और न्यायालय की क्या लेकर? आपका इजाजत लेकर। अब अब एक उदाहरण पहले देखा जाए, लेकिन पहले नियम बना लीजिए, तब आपका बेहरक शुरू किया जाएगा। इसमें आपको एक सिद्धांत और मिलेगा, डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस, उसको कम से कम लिख लीजिए। डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस पूछा गया है। ये लिखिए धारा 92 का क्लाज 3, बेरक पर लिख लीजिए। तो धारा 92 का क्लाज 3 लिखिए डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस। ये क्वेश्चन बन सकता है। पहले भूमिका इसकी देखी जाए तब आपका डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस का मतलब ये हुआ यथा सामीप्य का सिद्धांत। हिंदी में लिखना चाहे तो लिखिए यथा सामीप्य का सिद्धांत, या निकटता का सिद्धांत, जो हिंदी आती है, निकटता का सिद्धांत, सामीप्यता का सिद्धांत, सामीप्यता पूछा गया था उत्तराखंड में, टीपीए में पूछा गया था। डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस किस धारा में? धारा 26। कोरिलेट करके कहीं लिखिए अलग से। धारा टीपीए की धारा 26 में, यानी कि संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 26 में डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस का सिद्धांत क्या है? समाहित।
मुस्लिम विध में पूछा गया है बिहार में। टीपीए की धारा 26 है। मुस्लिम विध में बिहार में पूछा गया है कि डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस का सिद्धांत लागू होता है विवाह में, तलाक में, भरण पोषण में और वक्फ में। ऐसे क्वेश्चन बना है। तो वक्फ में यानी कि आपका किस में लागू होता है? वक्फ में लागू होता है डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस। इसको भी याद रखिएगा। तो डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस का सिद्धांत वक्फ में लागू होता है। पहले डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस का सिद्धांत समझिए। डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस का मतलब हुआ यथा सामीप्य का सिद्धांत, नजदीकी का सिद्धांत या निकटता का सिद्धांत। इसको हम कहते हैं मिलता जुलता कार्य। भाई दूसरी भाषा में। अब आइए मान लीजिए एक उदाहरण देखा जाए पहले वक्फ का। वक्फ होता क्या है वो उदाहरण देखिए। पैगंबर जब अबू बकर पहले जो खलीफा थे, उन्होंने खैबर प्रांत में एक जमीन का टुकड़ा जीता और पैगंबर साहब से पूछे कि इस टुकड़े का क्या किया जाए। तो पैगंबर साहब ने जवाब दिया कि इसके असल को बांध दो, यानी कि मूल को अल्लाह को सौंप दो, और जो इससे आय उत्पन्न हो वह लोगों के कल्याण के लिए या अपने परिवार के लिए क्या करो, यूज करो। यानी कि संपत्ति किसमें निहित हो जाती है? अल्लाह में। और संपत्ति की देख रेख चूंकि अल्लाह आकर तो कर नहीं सकते, तो अल्लाह के बंदे के रूप में एक व्यक्ति नियुक्त किया जाता है जिसे मुतवल्ली कहा जाता है। यानी कि मुतवल्ली वह व्यक्ति है जो अल्लाह की ओर से वक्फ की संपत्ति की देख रेख करता है। तो यही मुतवल्ली जो होते हैं बहुत आपका कह सकते हैं कि मिसयूज भी करते हैं वक्फ की संपत्ति को, और तमाम लड़ाई भी चलती रहती है, और आपका ये तमाम समस्याएं भी इसमें है। तो मान लीजिए पैगंबर साहब ने ये कहा कि भाई तुम कुआं खोदवाओ इस मने पैसे से, और ताकि जो लोग आए पानी पिए। तो वर्तमान समय में भाई कुआं तो लोग खुदवा नहीं रहे हैं, या तो हैंडपंप लगवा दे रहे हैं या आपका नल लगवा दे रहे हैं। तो अगर अक्षरशः हम देखें तो अभी भी क्या खुदवाना पड़ेगा? कुआं। लेकिन उद्देश्य वही हो, मिलता जुलता कार्य कर दीजिए। तो क्या आपका कह सकते हैं कि क्या लगवा दीजिए, ट्यूबवेल लगवा दीजिए, नल लगवा दीजिए, ताकि लोग क्या करें, पानी पिएं। अब आइए अब न्यास पर आ जाइए, क्योंकि 92 न्यास पर ही आधारित है। ए ने एक न्यास बनाया और ये कहा कि इससे मने जो प्रौढ़ शिक्षा दी जाएगी, यानी कि जो बड़े लोग हैं उनको इस पैसे से हम क्या करेंगे, शिक्षित करेंगे। सभी बड़े लोग जब शिक्षित हो गए तो इस ट्रस्ट के पैसे का यूज अगर बच्चों की शिक्षा के लिए किया जाए तो इसी को मिलता जुलता कार्य कहते हैं। यथा सामीप्य का सिद्धांत, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ क्या हो गया, साइप्रस। भाई बड़ बूढ़े न पढ़ें, कौन पढ़ें, बच्चे। उद्देश्य यही है कि क्या किया जाए, लोगों का कल्याण हो। तो इसी को हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस। ये नियम आपका न्यास में लागू होता है। फिर याद रखिए टीपीए की धारा 26 में लागू होता है, फिर वक्फ में लागू होता है, और सीपीसी की धारा 92 के आपका कह सकते हैं कि किस क्लाज में समाहित हैं, 3 में। देखिए कैसे समाहित हैं, स्पष्ट लिखा नहीं रहेगा, आपको पकड़ना पड़ेगा। एक लाइन तो कम से कम 3 जानिए। न्यायालय पूर्त या धार्मिक प्रकृति के लोक प्रयोजनों के लिए सृष्ट किसी अभिव्यक्ति या आणविक न्यास के मूल प्रयोजनों में परिवर्तन कर सकेगा।
तो मूल प्रयोजन में परिवर्तन का मतलब ये हुआ कि प्रौढ़ शिक्षा के लिए न्यास बना था, अब आप किसके लिए इसका यूज करिए, बच्चों की शिक्षा के लिए। हो सकता है कि नहीं है? तो इसी को हम क्या कहते हैं एक लाइन में, डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस। तो कल इसको आगे बताया जाएगा, धारा 92 को थोड़ा बहुत और बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, एक दो टेक्निकल बातें पढ़कर और आगे बढ़ जाना है। 93 पढ़ना नहीं रहता, 94 95 से फिर क्वेश्चन आपका बनता है। तो कल इसको आगे बढ़ाया जाएगा भाई आपका। अभी जाग्रफी चलेगी भाई 10 मिनट बाद आपका, 10 मिनट बाद अभी आपका जाग्रफी चलेगी। जिसको जीएस भाई पढ़ना अपना बैठा रहेगा।